क्लास में हो गए मगर हमसे नहीं हो पाए हैं, लेकिन कम से कम यह कोर्स पूरा होना जरूरी होता है। फ्रेंड आए उसको मना कर दीजिए। जो भी आपने एक टाइम टेबल बना लिया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कुछ लोग लर्न बहुत अच्छा कर लेते हैं फास्ट, लेकिन वो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अचीव नहीं करेंगे। आप उन्हें उनसे मत कंपेयर कीजिए, अपने आप को देखिए और जितना सिंसियरली सीखेंगे उतनी जल्दी वो आसान हो जाएगी। देखिए, जो लोग अभी 11th फिनिश करने वाले हैं और 12th में जाने वाले हैं, वो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने 11th शुरू में सही से किया था, लेकिन बाद में किसी रीज़न से हमारा बैकलॉग हो गया, कुछ चैप्टर्स हम क्लास में हो गए मगर हमसे नहीं हो पाए हैं, या हम रिवाइज़ नहीं कर पाए सही से। अब 12th कैसे होगा, खाली 12th से सिलेक्शन नहीं हो सकता। बेटा ऐसा है कि अगर आपका 11th रह गया है तो अभी एकदम से नीट नहीं आ रहा है या कोई जेईई नहीं आ रहा, अभी 1 साल है आपके पास, अभी भी आप उस बैकलॉग को पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा उसको टाइम टेबल बनाइए, कुछ इस तरह से डेज फिक्स कीजिए कि इस डेज को मैं अपना 11th रिवाइज करूंगा प्रॉपरली। एक कुछ दिन डिसाइड कर लीजिए कि भाई वीक में 2 दिन या 3 दिन मैं 11th का प्रॉपरली रिवाइज करूंगा। और अभी तो 12th आने में भी टाइम है, उतने टाइम जितना बैकलॉग पूरा कर सकते हैं उसे कर लीजिए। रिवीजन प्रॉपरली कर लीजिए 11th का, ठीक है। और अगर आपको लगता है सर टाइम कम है तो पूरा 11th कैसे रिवाइज करूंगा, नोट्स पूरे कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में मुझे 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, 50 पे ले आइए उसको, टाइम कम है तो, ठीक है। लेकिन कम से कम यह कोर्स पूरा होना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है ये चैप्टर जो है ये इतना बड़ा चैप्टर है, मैं कैसे करूँगा। बेटे कई बार ऐसा होता है उसमें से ही पता लगा 2-3 क्वेश्चन आ गए, कई बार एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना इजी होते हैं वो कि अगर हमने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा तो भी हम कर लेंगे। तो इसलिए कोई चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको लगता है टाइम कम है तो कोई नहीं, आप थ्योरी पूरा पढ़िए, कंसेप्ट पूरा पढ़िए, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसे कट डाउन कर दीजिए ताकि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। और कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स को बनाइए। रिवाइज जब करें, आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाया करें। और शॉर्ट नोट्स में खाली फॉर्मूले मत लिखा करें, खाली फॉर्मूले लिखने से वो फ्यूचर में मदद नहीं करेंगे। जब फॉर्मूला लिखें तो उसको डिस्क्राइब भी करें किस सिचुएशन के लिए बना है, क्योंकि बेटे एक ही चीज़ के कई फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के लिए होते हैं। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी के। पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग है। एक बड़ी बॉडी जब लीनियरली मूव करती है तो उसका फॉर्मूला अलग है। जब वही बड़ी बॉडी प्योर रोटेशन में चलती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। जब वही बड़ी बॉडी रोल करती है तो फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। और ज़्यादातर फॉर्मूले ऐसे ही होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। एक फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बना होता है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला किस सिचुएशन में लगना है। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाया करें तो लिखा करें कि ये फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए वैलिड है, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आप सही से रिकॉल कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला मुझे कहाँ लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं और हमें लगता है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है हमने बिल्कुल सही किया है, मगर फिर भी आंसर नहीं आता। बेटा साइंस ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने बिल्कुल सही कंसेप्ट लगाया तो ये इम्पॉसिबल है कि साइंस आंसर ना दे। होता क्या है ना कि हमने अपनी तरफ से फॉर्मूला सही लगाया होता है, मगर वो फॉर्मूला बना किसी और सिचुएशन के लिए होता है और हम लगा देते हैं किसी और सिचुएशन में, तो इसलिए आंसर गलत हो जाता है हमारा। तो हमें ये भी देखना होता है कि ये फॉर्मूला हमें किस सिचुएशन पे लगाया जाएगा। इसको नोट्स के अंदर लेकर आइए, छोटा छोटा लिखिए, चाहे भले ही पूरा ऐसा नहीं कि पूरे बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं विद ग्रामर, आप शॉर्ट में वर्ड्स लिखिए, लेकिन कम से कम उसको डिस्क्राइब कीजिए ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले उससे, ठीक है। दूसरा, आप अपना ना टाइम टेबल बनाएं पढ़ाई का। एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे ये सेल्फ स्टडी के लिए आवर्स रखने हैं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। फिर चाहे कोई गेस्ट आए या कोई भी वैसा काम पड़े, फ्रेंड आए, उसको मना कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको अपने लिए ये तो करना पड़ेगा कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या गेस्ट आ जाए, तो उनको क्लियरली मना कर दीजिए। अपने सेल्फ स्टडी का शेड्यूल मत खराब कीजिए। जो आपने टाइम टेबल बना लिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है ना, वरना होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने सोचा था आज इतना पढ़ेंगे, आज गेस्ट आ गए इसलिए निकल गया, कल को फ्रेंड आ गए, इस तरह से फिर ना दिन टलते रहते हैं। नहीं, आप अपने टाइम टेबल को बनाइए, उससे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
फिर चाहे वो कोई गेस्ट आए या फ्रेंड आए, उसे मना कीजिए, अपने टाइम टेबल को मत बिगाड़िए। उससे क्या होगा कि जो आप डिसाइड करेंगे वो टाइमली होता रहेगा। कुछ दिनों प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आपका हर काम टाइमली होता रहेगा ना बेटे, तो फिर उससे एक अलग सा नया सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना पार्ट फिनिश कर लिया, अब बस इतना रह गया, इतना मैं अब नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लूंगा। जो होता है ना बीच में गैप आ जाते हैं ना, ये कि किसी भी रीजन से गैप आ गए हो, उसमें फिर क्या होता है, फिर हम खुद ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि हमने सोचा था इतना करेंगे लेकिन हो ही नहीं पाया है, हालांकि वो हमारी गलती होती है, हमने बीच में गैप लिए होते हैं। हाँ, तो ये मत कीजिए। जो भी आपने एक टाइम टेबल बना लिया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ताकि जैसे जैसे आप प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से वो चीज़ें कवर अप होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया कि इस हफ्ते इस चैप्टर को रिवाइज करना है 11th के, हाँ तो उसको कर लीजिए, टाइम टेबल के हिसाब से उसे फिनिश कीजिए। उससे एक अच्छा लगेगा आपको कि चलो एक चैप्टर मैंने टारगेट के हिसाब से पूरा कर लिया। फिर अगले वीक एक नया टारगेट सेट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको फिनिश कीजिए। फिर आपको और अच्छा लगेगा, यार मेरे 2 चैप्टर रिवाइज होने थे वो पूरे हो गए मेरे। तो डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी जो टेंशन थी बैकलॉग की वो खत्म हो जाएगी आराम से। तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है कि टाइम टेबल बनाया जाए प्लानिंग के साथ और उसे स्ट्रिक्टली फिर फॉलो किया जाए। फिर किसी भी कंडीशन के अंदर उसको आपको छोड़ना नहीं होता टाइम टेबल को। तीसरी चीज ये है कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। ये नहीं होता कि साहब वो क्लास में स्टूडेंट है, वो तो हमेशा इतने हाई मार्क्स लाता है, 690 695 उसी का होगा, मेरा तो हो नहीं पाएगा। बेटे यहाँ के जो मार्क्स होते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप टेस्ट दें और आपको पता लगे कि आपका जो रिवीजन है प्रॉपर है या नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपको वो ये बताएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कभी भी अपनी प्रिपरेशन को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं क्या करते। कई बार हम चीज़ों को लर्न करने में स्लो होते हैं मगर अचीव करने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग लर्न बहुत अच्छा कर लेते हैं फास्ट, लेकिन वो फाइनली अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हर एक का पैटर्न अलग होता है, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने एक फेमस मैथमेटिशियन की स्टोरी सुनी होगी, फेमस है जून, वो कोरियन मैथमेटिशियन है। अगर आप देखें वो इतना स्लो था शुरू में कि उसके पेरेंट्स को भी लगता था कि ये एप्टीट्यूड में बहुत स्लो है, एक छोटी सी आसान सी प्रॉब्लम को भी बहुत देर तक सोचता रहता है तब जाके अटेम्प्ट करता है। उसके बचपन को देख के ऐसा लगता था कि ये साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड का आदमी नहीं है, इसे कोई आर्ट का सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। और ये देखा भी गया, इवन अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका यही हाल था। बड़ी मुश्किलों से कई बार फेल होते होते वो मुश्किल से उसने पीजी कंप्लीट किया, लेकिन 2009 में उसने पीएचडी के लिए अप्लाई किया यूएस में। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ने कॉल किया क्योंकि उसका एकेडमिक पुराना जो था वो काफ़ी पुअर था, लेकिन उसके बाद उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और जिस दिन उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ गई। आप देखिए पीएचडी थेसिस पे अवार्ड मिला और 2022 में एट द एज ऑफ 39 उसको फील्ड मेडल मिला। मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल बेटे हाईएस्ट मेडल होता है। मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा नोबेल प्राइज नहीं होता है, नोबेल प्राइज की इक्विवेलेंट जो होता है फील्ड्स मेडल होता है। 39 ईयर्स की एज में उसे फील्ड मेडल मिल गया। मतलब 2009 तक कोई इसको देखकर ये कह नहीं सकता था कि ये इस लायक ये फील्ड मेडल जीत सकता है। इनफैक्ट लोग कहते थे कि ये इस लायक ही नहीं है कि साइंस और मैथ्स को स्टडी करे, ये आर्ट साइड का स्टूडेंट है। लेकिन आप देखो 2022 तक, मतलब मुश्किल से इतने कम वक्त के अंदर इतनी हायर अचीवमेंट कर ली। तो बेटे कई बार ना हम शुरू में स्लो होते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमारा स्लो होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अचीव नहीं करेंगे, हो सकता है हम औरों से बेटर अचीव करें। उसके जितने भी साथ के लोग थे वो उससे बहुत अच्छा कर लेते थे, लेकिन वो कभी उतना अचीव नहीं कर पाए जितना उसने कर लिया। तो बेटे कंपैरिजन नहीं क्या करते अपना, हमारा तरीका अलग है, दूसरों का तरीका अलग है। इवन वहाँ छोड़ो, वो तो एक साइंटिस्ट की बात है। यहीं पर मैंने देखा है बेटे हमारी कोचिंग में ही कि इतने स्टूडेंट आते हैं, कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल पीछे रहते हैं टेस्ट के अंदर, बिल्कुल लास्ट 10 के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन लगे रहते हैं, सिंसियरली मेहनत करते रहेंगे, टेस्ट भी रेगुलरली देंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सेलेक्ट भी हो जाते हैं। क्यों ऐसा है बेटे? माना कि टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे मगर वो टेस्ट को सीरियसली ले रहे थे। हर टेस्ट के बाद जो क्वेश्चन नहीं होते थे उन्हें घर पे जाके दोबारा करते थे, टीचर से डिस्कस करते थे। वो धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करते जा रहे थे। कमियां थी मगर उन्हें दूर कर रहे थे।
अब हर टेस्ट में कमी आती थी, वो उन्हें दूर करते थे, तो उनके मार्क्स तो कभी नहीं आ पाए, लेकिन फाइनली एंड तक उनकी सारी कमियां काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गई और क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने वो अचीव कर लिया जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। तो बेटे कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। हमारा काम है मेहनत करना, आप सिंसियरली मेहनत करते रहिए, आपको एंड में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। फोर्थ ये बेटा कि कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। असल में हमें लगता है कि अगर हम डरेंगे नहीं तो हम अपनी गलतियों को कैसे ठीक करेंगे। नहीं बेटे, आप पढ़ाई को ना बिल्कुल वैसे पढ़ें जैसे बाकी सब काम करते हैं। आप ये बताओ कि हमने क्या नहीं सीखा? हमने बचपन से चलना भी सीखा है, बोलना भी सीखा है, खाना खाना भी सीखा है, डर के नहीं सीखा। उस वक्त हमें डर था ही नहीं बचपन में। हमने हर चीज़ को सीखना चाह तो सीख लिया। ठीक है। अगर आप डर के सीखेंगे पढ़ाई को तो पढ़ाई भी नहीं सीख पाएंगे। आप पढ़ाई को सीखिए मज़े लेकर। जब कोई टफ प्रॉब्लम दिखाई दे उसे एंजॉय कीजिए, उसको देखकर खुश होइए कि अच्छा ये टफ प्रॉब्लम अब मुझे करने को दी गई है, मैं इसको सीखूंगा और जब अचीव कर लूँगा, इस टफ प्रॉब्लम को करना सीख जाऊँगा, तब मुझे अच्छा फील होगा। आप उसको एक चैलेंज की तरह लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। और ये ध्यान रखना, ये जो लोग कहते हैं ना कि उसने तो टफ प्रॉब्लम पहली बार में कर ली, मुझसे नहीं हो पाई। बेटा कोई नहीं करता टफ प्रॉब्लम, बहुत रेयर। ज़्यादातर लोग क्या है ना, पहले से किए हुए होते हैं, वो आपके सामने कर देते हैं, आपको लगता है उन्होंने पहली बार कर दिया है। आप उनसे मत कंपेयर कीजिए, अपने आप को देखिए। आप जब भी कुछ नया देखें डरे मत उससे, कितनी टफ प्रॉब्लम क्यों ना हो। बेटे 3-4 बार जब आप उसे समझेंगे, ध्यान से करेंगे, वो अपने आप इजी हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद अजीब लगेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को टफ समझता था, ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अचीव कर लिया होता है। हमें डर जब तक लगता है, डिफिकल्ट जब तक लगती प्रॉब्लम, जब तक हम उसे सीख ना लें। सीखने के बाद वो हमें आसान लगने लगती है। तो किसी भी चीज़ की देख को डरा नहीं करते, कॉन्फिडेंटली उसे सामने फेस करते हैं, उसको सीखते हैं। अगर डिफिकल्ट है तो 3-4 बार सीख लेंगे उसे, कभी ना कभी तो आसान होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसान ना हो। तो डर के नहीं करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली काम करना है। और बेटे अगर डर के काम करेंगे ना आप, तो मैं आपको बता दूं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो कम होता ही है, लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है आपकी। अगर आपसे डर के कोई भी काम करवाया जाए, आप गलत कर देंगे। आप पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई तो फिर भी एक मुश्किल चीज़ है। अगर आपको एक चलने के लिए कहा जाए, कि रोड पे चलने को कहा जाए और आपसे कहा जाए कि 10 लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे आप कैसे चलते हैं, और आप सही से चलना जो तरीका होता है, वरना अदरवाइज हम ऑब्जर्व करेंगे, आपके मार्क्स काट लेंगे अगर आपने सही से ना चले। बेटे आप रोज़ सही चलते हो, लेकिन अगर किसी ने आपके दिल में डर बिठा दिया कि 10 लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे और अगर आपने गलत स्टेप लिया हम आपके मार्क्स काट लेंगे, तो तुरंत आप गलत चलना शुरू कर दोगे। मोस्ट प्रोबेबली गलत तो चलोगे, हो सकता है आप गिरी जाओ नीचे। उस डर की वजह से आप सही से चल नहीं पाओगे, वो काम भी सही से नहीं हो पाएगा जो आप रोज नॉर्मली कर लेते हो। डर की वजह से क्या होता है बेटे, ब्रेन की जो कैपेबिलिटी वही कम हो जाती है। तो डरना नहीं होता, प्रॉब्लम को फेस करना होता है, उसे सीखना होता है। ठीक है। और दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आज डिफिकल्ट है और कल भी डिफिकल्ट है, नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं, कितनी प्रॉब्लम डिफिकल्ट क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आसान हो जाएगी। और जितना सिंसियरली सीखेंगे उतनी जल्दी वो आसान हो जाएगी आपके लिए। लास्टली, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई और चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगा ज़्यादातर की प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं अलीगढ़ में, वो डायरेक्ट आके मुझसे मिल भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे डायरेक्ट बात भी कर लूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम है आप आराम से उसे ओपनली बताइए। अगर आप अपने नाम से नहीं बताना चाहते, किसी और नाम से, वैसे भी आपकी आईडी ज़्यादातर अननोन पर्सन की आईडी होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी नाम से बोलेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ जल्द से जल्द।